गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोरिलेशन Correlation refers to a concomitant between two variables in such a way that change in one is associated with change in the other। ये चैपलिन का डेफिनेशन है। ये कहता है कि सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच ऐसे सहभागी परिवर्तन से है कि एक चर का परिवर्तन दूसरे चर के परिवर्तन से संबंध होता है। दूसरा है इन स्टैटिस्टिक्स correlation refers to a relationship between two or more variables such that systematic increase in the magnitude of one variable are accompanied by systematic increase or decrease in the magnitude of the other। ये जो दूसरा डेफिनेशन है ये है रेवर एंड रेवर का। इसमें ये कहा जाता है कि सांख्यिकी में सहसंबंध का तात्पर्य दो चरों के बीच वह सहसंबंध है जिसमें एक चर की मात्रा में नियमित वृद्धि के साथ साथ दूसरे चर की मात्रा में नियमित वृद्धि वो ह्रास होता है। सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच एक विशेष संबंध है। इस विशेष संबंध का तात्पर्य है दो चरों के बीच सहभागी परिवर्तन से होता है। सहभागी परिवर्तन मीन्स कंकमिटमेंट वेरिएशन है ना। इसमें क्या होता है कि एक चर में वृद्धि होने से, जब एक चर में वृद्धि अगर होता है तो दूसरे चर में भी वृद्धि हो, है ना। यानी एक चर में वृद्धि होने से दूसरे चर में वृद्धि हो। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि एक चर में ह्रास होने से दूसरे चर में ह्रास हो, या एक चर में वृद्धि होने से दूसरे चर में ह्रास हो, या एक चर में ह्रास होने से दूसरे चर में वृद्धि हो। इसी को हम सहभागी परिवर्तन कहते हैं। यानी दैट मीन्स एक चर का इफेक्ट दूसरे चर के इफेक्ट से रिलेटेड है। इसका एक उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट। इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है और अचीवमेंट एक वेरिएबल है। कभी कभी क्या होता है कि जिनका इंटेलिजेंस ज्यादा है ना, जिनका इंटेलिजेंस बहुत सारे आप देखे होंगे, चूंकि हमारा जो क्लासेस होता है वो क्लास में क्या होता है हेट्रोजिनिटी होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एवरेज लेवल का होता है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो बिलो लेवल का होता है। तो आप देखे होंगे कुछ ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं उनका जो उपलब्धि का स्तर होता है वो काफी हाई होता है ना। दैट मीन्स ये होते हैं कि अगर उनका इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा है तो उनका उपलब्धि स्तर भी ज्यादा हो। दूसरा ये हो सकता है कि जो एवरेज लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो अचीवमेंट लेवल होता है वो उनकी अपेक्षा कम होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं आप देखे होंगे जो बिल्कुल पिछड़े बच्चे होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड जिसको कहते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल कम होता है तो उनका अचीवमेंट लेवल भी कम होता है। वो अक्सर क्लास में देखे होंगे किसी तरह जो एक मिनिमम स्कोर्स होता है उस स्कोर्स को ही वो अचीव करके किसी तरह क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कि इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट के साथ इस प्रकार का अगर ये दोनों ही वेरिएबल का अगर आप रिलेशन आप सहसंबंध देखोगे तो निश्चित तरीके से आपको किसी भी प्रकार का सहसंबंध देखने को मिल सकता है इस टाइप से। इसके अलावा एक और इनका एग्जांपल है, एक दो वेरिएबल हम ये लिख सकते हैं कि फटीग एंड वर्क कैपेसिटी के साथ, है ना। क्या होगा कि एक इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट हो गया, फिर फटीग है ना, यानी थकान और वर्क कैपेसिटी। अगर कभी कभी देखे होंगे जब हम थके हुए होते हैं तो हम उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इधर अगर फटीग हम थके हैं तो हमारा वर्क कैपेसिटी जो है कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी हमें हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो ये आपने देखा कि एक्चुअली क्या है, कोरिलेशन जो है सहसंबंध जो है ये दो या दो से अधिक चरों के बीच सहसंबंध को बताता है कि वो संबंध किस प्रकार का है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, है ना। एक होता है लीनियर कोरिलेशन, दूसरा होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मीन्स होता है रेखीय सहसंबंध और नॉन लीनियर मीन्स होता है अरेखीय सहसंबंध। इसको हम कर्वीलिनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। जब दो चरों के बीच एक ऐसा सहसंबंध हो कि दोनों में समान अनुपात में वृद्धि
या ह्रास हो, है ना। जब दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल के बीच इस टाइप का कोरिलेशन हो कि दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो या तो फिर क्या हो, ह्रास हो, यानी अगर वो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, तो इसे रेखीय सहसंबंध, हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। रेखीय सहसंबंध उस संबंध को कहते हैं जिसकी व्याख्या ग्राफ पर सीधी रेखा द्वारा हो सके। तो जो लीनियर कोरिलेशन होंगे उनको हम ग्राफ में सीधी रेखा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, पूरी तरीके से नॉन लीनियर कोरिलेशन हम उस कोरिलेशन कहते हैं जो रेखीय नहीं होता, है ना। इनका ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि इसको ऑलरेडी हम कर्वीलिनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। इसमें एक चर के बढ़ने पर दूसरे चर कुछ सीमा तक बढ़ता है और फिर घटने लगता है। यद्यपि पहला बढ़ता ही जाता है, इसी तरह एक चर के घटने पर दूसरा चर कुछ सीमा तक घट सकता है और फिर बढ़ सकता है, यद्यपि पहला चर घटता ही जाता है। तो इस टाइप के जो कोरिलेशन होंगे उसका हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर जो कोरिलेशन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन जिसको हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन जिसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं, और इसके अलावा जीरो कोरिलेशन जिसको हम कहते हैं शून्य सहसंबंध कहते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आपने देखा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में आपने क्या देखा, लीनियर कोरिलेशन, है ना। फिर इसके अलावा आपने देखा कि नॉन लीनियर कोरिलेशन, फिर आपने देखा पॉजिटिव कोरिलेशन, और फिर आपने देखा नेगेटिव कोरिलेशन, और फिर आपने देखा जीरो कोरिलेशन। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए अब है ये कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, है ना। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन कोफिशिएंट, चैपलिन का ये डेफिनेशन है। चैपलिन ये कहता है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच संबंध की मात्रा का संख्यात्मक अभिसूचक है ना। ये क्या है, देखो आप देख रहे हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स, संख्यात्मक अभिसूचक है दो चरों के संबंध की मात्रा का। और रेवर की एक डेफिनेशन है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए नंबर दैट एक्सप्रेस द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी क्या है, ये कहता है कि सहसंबंध गुणांक एक संख्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ए नंबर जिसमें दो चरों के बीच संबंध की मात्रा तथा दिशा का बोध होता है। तो आप जानिए एक्चुअली क्या होता है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये मुख्यतः दो चीज की बात करता है, और वो चीज है एक डिग्री एंड डायरेक्शन, है ना, दिशा एंड मात्रा। ये दो चीज की ये बात करता है, डिग्री एंड डायरेक्शन। तो दो चरों के बीच संबंध को सहसंबंध कहते हैं, और उस संबंध की मात्रा यानी डिग्री तथा दिशा डायरेक्शन अभिसूचक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट मींस होता है सहसंबंध गुणांक। दो चल राशियों के परस्पर संबंध से हमें इतना पता चलता है कि इसमें किस प्रकार का संबंध है, परंतु सहसंबंध गुणांक से हमें इस सहसंबंध की मात्रा या परिमाण जानने का अवसर मिलता है। हम यह जान सकते हैं कि इन दो चल राशियों के बीच संबंध कितना गहरा है। सहसंबंध गुणांक एक प्रकार का अनुपात है जो यह प्रकृत करता है कि एक चल राशि में होने वाले परिवर्तन की सीमा तक दूसरी चल राशि को प्रभावित करते हैं। इसे किसी इकाई में व्यक्त नहीं किया जाता,
प्लस तथा -1 के बीच ही होता है। यानी जो कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, ये सहसंबंध गुणांक जो है, इसका जो मान होता है, इनका वैल्यू है -1 से +1 और इसमें कोई यूनिट नहीं होता। कोरिलेशन में एक चीज आप लोग याद रखेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता है। अक्सर पूछा जाता है, ये नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें क्या कोई यूनिट होता है, तो नो यूनिट, इसमें कोई यूनिट नहीं होता, कोई इकाई नहीं होती। साथ ही साथ इनका जो वैल्यू है, इनका जो रेंज है, वो -1 to +1 के बीच होता है। यानी किसी भी प्रकार का कोरिलेशन अगर आप निकालेंगे तो उनका जो वैल्यू आएगा वो -1 to +1 के बीच आएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या है, ये यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी इनकी क्या उपयोगिता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, सहसंबंध गुणांक जो इसकी क्या उपयोगिता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिडिक्शन है ना, भविष्यवाणी करने के लिए दो चरों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, आप कोरिलेशन के माध्यम से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, रिलायबिलिटी जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने पढ़ा चुका हूं। रिलायबिलिटी है ना, यानी जब बार बार इसमें क्या करते हैं, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, हम अगर विश्वसनीयता, किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का हम यूज करते हैं। इसके अलावा इसकी उपयोगिता है। फिर नेक्स्ट जो है, ये एस्टिमेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, यानी परीक्षण की वैधता ज्ञात करने के लिए। फिर यूजफुल इन डायग्नोसिस, निदान है ना, कठिनाइयों को निदान करने के लिए। फिर यूज इन फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण के लिए। एंड कज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण तथा प्रभाव सहसंबंध ज्ञात करने के लिए। तो यानी इसके माध्यम से आप कज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी ज्ञात कर सकते हो, किस प्रकार का कज है और उसका इफेक्ट क्या है। इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट के माध्यम से आप इसके बारे में आप पता कर सकते हो। तो ये जो है, ये यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट है। इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं कि जैसे इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट के कुछ मेजर चीज ये है जो अक्सर नेट में पूछा जाता है कि नो इफेक्ट्स ऑफ यूनिट्स, नो इफेक्ट्स ऑफ यूनिट्स है ना। दूसरा जो चीज है इसमें ये चीज बताता है कि नो इफेक्ट्स ऑफ एड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ कांस्टेंट। अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ है ना, कोरिलेशन में अगर आप क्या करोगे, अगर आप ऐड करते हो, अगर आप जोड़ते हो या फिर घटाते हो या फिर आप गुना करते हो या डिवाइडेड करते हो, तो उनके वैल्यू में कोई भी परिवर्तन, उनका वैल्यू जो है, उनके वैल्यू में, उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये क्या है आपका एजम्पशन। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए इनके कुछ एजम्पशन है। क्या है, पहला जो एजम्पशन है, ये चीज कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर आपको मैंने पढ़ा चुका हूं, ये भी क्लासेस में आप लोग जान चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पे देख सकते हैं कि एजम्पशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ये होता है अगर आपके पास दो वेरिएबल हो, एक्स तथा वाई चरों के प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित हो, यानी जो दोनों ही वेरिएबल जो होंगे एक्स तथा वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्रसामान्य वितरण, यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रसामान्य वितरण से तात्पर्य प्रतिदर्श आंकड़े ऐसी जनसंख्या से आधारित हो जो प्रसामान्य रूप से वितरित हो। यानी मैं ये कहता हूं कि जिस जनसंख्या से है ना आप सैंपल कलेक्ट करते हो, वो सैंपल ऐसा हो जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसलिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। साथ ही साथ कहने का मतलब ये है कि जब दोनों चरों के प्राप्तांकों में प्रसामान्य वितरण उपलब्ध होता है, यानी आपके पास जो दोनों ही वेरिएबल होंगे उनके जो स्कोर्स होगा वो क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होगा, सामान्य वितरण पर आधारित होगा, तो हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। साथ ही साथ लिनियरिटी ये कहता है कि जब दो चरों के बीच रेखीय सहसंबंध हो, लीनियर रिलेशनशिप, यानी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल,
जब दोनों ही चरों के बीच जो दो चर होते हैं, जो दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच का जो सहसंबंध हो, उनका बीच का जो संबंध हो, वो क्या हो? रेखीय हो। दोनों चरों का सहवितरण एक सीधी रेखा के दोनों ओर समान रूप से रहना चाहिए। मैंने कहा था कि एक रेखा के माध्यम से हम लीनियर रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं, साथ ही साथ कंटिन्यूअस, ये क्या है? एक वेरिएबल है, सतत। ये कहता है जब दोनों चर सतत हो, वैसे चर जिन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में मापा जा सकता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं में। कंटिन्यूअस वेरिएबल मीन्स जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गैपिंग ना हो, कोई गैप नहीं, कंटिन्यूअस, बिल्कुल सतत हो, यानी हम उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्राओं के रूप में हम उसको माप सकते हैं। इसके अलावा जो है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएशन, है ना, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएशन ये कहता है कि एक चर के विभिन्न मानों के लिए दूसरे चर के मानों का प्रकरण लगभग समान होने का है, यानी एक चर का जो वैल्यू होगा उनका, वो दूसरे चर के मान, उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो प्रसरण होंगे, वो बिल्कुल इक्वल होंगे, समान होंगे। और नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, जो तीसरा वेरिएबल होगा उनका जो प्रभाव होगा उसको हम नलिफाई कर सके। तो ये जो है ये एजम्पशन है ना, ये क्या है? एजम्पशन है। अब यहां पे आप एक चीज देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस के बारे में जो मैंने कहा, पॉजिटिव कोरिलेशन, इसमें ये होता है कि दो चरों के बीच वह सहसंबंध है जहां एक चर के वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा? अगर एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास होती है। यानी पॉजिटिव धनात्मक कोरिलेशन ये कहता है कि अगर एक चर में वृद्धि होगा तो दूसरे चर में भी वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, और एक चर में ह्रास होने पर दूसरे चर में भी ह्रास होती है। जिससे क्या है? बुद्धि के बढ़ने पर उपलब्धि भी बढ़ती है। अगर जैसे जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा है तो अगर आपका उपलब्धि भी बढ़ती है, और बुद्धि के घटने पर अगर आपका उपलब्धि भी घटती है, अतः इन दोनों चरों के बीच ऐसे सहसंबंध को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इसके अलावा जो है आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि थकान के बढ़ने पर उत्पादन घटता है। मैंने एक एक्सप्लेन दिया था कि क्या है, फटीग एंड प्रोडक्शन पे, है ना। जैसे जैसे आप कोई मान लीजिए अगर आप थके हुए हो, अगर आप फटीग हो, तो क्या होगा? इसमें आपका जो प्रोडक्शन है, दरअसल आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप थके हुए हो तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाओगे। तो नहीं वर्क करने के कारण, थके होने के कारण क्या होगा? आपका जो प्रोडक्शन है, आप डे टू डे लाइफ में जितना वर्क कर लेते हो, अगर उतना काम नहीं करोगे तो जो प्रोडक्शन है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तथा थकान के घटने पर उत्पादन बढ़ता है ना। अगर थकान के बढ़ने पर उत्पादन घटता है, और तो क्या यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर थकान के बढ़ने पर, यानी अगर ज्यादा थके हुए हो, थकान बढ़ रहा है, तो उत्पादन क्या होगा? घटेगा, है ना। और थकान के घटने पर, जब आप धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करने लगोगे, थकान के घटने पर अगर उत्पादन बढ़ता है, यानी फटीग एंड प्रोडक्शन के साथ अगर इस टाइप का रिलेशनशिप हो, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन। और क्या है जो जीरो कोरिलेशन? ये कहता है कि एक चर में वृद्धि और ह्रास होने पर, है ना, दूसरे चर में ना तो वृद्धि वो ह्रास होती है। तो इस प्रकार के संबंध को मान लीजिए कि एक पहला ऐसा चर है जिस चर में अगर वृद्धि हो या ह्रास होने पर दूसरे चर में ना वृद्धि होती है और न ही ह्रास होती है, तो इस प्रकार के सहसंबंध को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जीरो कोरिलेशन, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? जीरो कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे जिनका इनका जो कुछ कुछ मेजर पॉइंट ये है कि ये क्या चीज बताता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, दिशा और मात्रा के बारे में ये बताता है। और इसका जो रेशियो नंबर है ये एक आनुपातिक संख्या है, और इनका जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच, और इसमें कोई भी यूनिट, नो यूनिट, इसमें कोई इकाई नहीं होती। थैंक यू।